वेलकम टू द मीटिंग बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शाहू स्क्रीनिंग में जो आपका पेपर हुआ है। शाहू स्क्रीनिंग में बायोलॉजी के पेपर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इसके आंसर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों इसी क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों डिफिकल्टी की अगर बात की जाए तो डिफिकल्टी लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का, तो वो हम एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, ना ही बहुत ज्यादा इजी था। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि करेक्ट है, या फिर आपको कहीं पर करेक्शन अगर मिलती है तो हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से बायोलॉजी पेपर की शुरुआत होती है। सेक्शन 2 और पार्ट सी, सेक्शन 2 और पार्ट सी, ये जो है क्वेश्चन पेपर का है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से शुरुआत करते हैं हम कि यहाँ पर क्या आ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। हाँ, और बच्चों अगर किसी के पास में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है हमारी क्लासेस से जो है संपर्क करें। उसमें आपको कांटेक्ट करने के बाद में क्वेश्चन पेपर में जो कोई भी लिंक है या फिर पीडीएफ फाइल है आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपने सॉल्व किया होगा, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है ए, प्यूरिन। ऑप्शन बी है पेंटोज शुगर। देन सी है पायरीमाइडाइन। देन डी है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड जो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है इस बारे में। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर जो रहेगा कॉलम 1 और कॉलम 2 के आंसर हम डायरेक्टली हम यहाँ पर आंसर ही नोट डाउन करने वाले हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर आंसर जो रहेंगे वो आंसर इस तरह से रहेंगे। प्यूरिन का जो आंसर रहेगा उसमें आ जाएगा ग्वानाइन। प्यूरिन का जो आंसर है वो आ जाएगा ग्वानाइन। एडेनाइन और ग्वानाइन जो है वो प्यूरिन्स है। पेंटोज शुगर में आपको पता होगा, ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाले रिंग में जो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पेंटोज शुगर मतलब डीएनए का अगर देखो C5H10O4, ये डीएनए के लिए पेंटोज शुगर। ठीक है, और C5H10O5 ये आरएनए के लिए। तो ये पेंटोज शुगर का जो है स्ट्रक्चर है हमारे पास में। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कि पेंटोज शुगर जो रहेगा वो रहेगा राइबोज डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें राइबोज जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड है पायरीमाइडाइन। तो स्टूडेंट देखिए पायरीमाइडाइन में आएगा साइटोसिन। ये चीज आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, साइटोसिन। देन न्यूक्लियोटाइड में आपका आ जाएगा एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन का आंसर जो है आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3। 71 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3 बच्चों। यहाँ पर हम आंसर भी नोट डाउन करके रखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आंसर करेक्ट है। देन सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट है एथरेशन और दूसरा है रीजन। ठीक है, तो एथरेशन के लिए हम डेनोट करते हैं ए और रीजन के लिए हम डेनोट करते हैं आर। तो इसमें देखो बच्चों, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन्स आर अलील। ठीक है, और उसका रीजन दिया है अलील्स आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये गलत बात है। अलील जो है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं रहते अलील। रीजन जो रहेगा, ठीक है, अलील्स are present on homologous chromosome।
ठीक है बच्चों। तो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में अगर देखें तो इनका जो रहेगा लोसाई जो रहेगा वो सेम रहेगा। लोसाई मीन लोकेशन। क्रोमेटिन मटेरियल जो रहेगा यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल सेम रहेगा। ठीक है, उनका जो हाइट लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा, लेंथ उनका सेम रहेगा। ठीक है, तो ये रहता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में कैरेक्टरिस्टिक। तो क्या होता है, अलील जो होता है, अलील हमेशा आप देखोगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब आप अगर अलील को देखोगे तो जनरली क्या होता है, वो नॉन होमोलोगस भी हो सकता है, होमोलोगस भी हो सकता है, लेकिन उनकी जो पोजीशन रहेगी होमोलोगस क्रोमोसोम पर ही रहेगी। उनकी पोजीशन जो रहेगी होमोलोगस क्रोमोसोम पर रहेगी। तो इसका आंसर जो है, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है वो रहेगा 3। ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। असरेशन करेक्ट है और उसका जो रीजन दिया हुआ है वो रॉन्ग है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। तो बच्चों साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। साइटोप्लाज्मिक प्लाज्मिक इनहेरिटेंस को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी इसको बोला जाता है। अभी देखिए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस से छोड़कर बाहर जो ऑर्गेनिल्स अब देखोगे, जैसे कि हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, तो ऐसे जो ऑर्गेनिल्स है, जैसे कुछ अमाउंट में हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद का डीएनए बनाकर रखता है, साइटोप्लाज्म जो है वो खुद का डीएनए बनाकर रखता है। तो बच्चों ये समझ लो यहाँ पर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस मतलब और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब एक ही चीज है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो इसमें देखो, ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें जनरली यूकैरियोट्स में ही ये देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में ही ये देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या करेक्ट यहाँ पर हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट फ्रॉम पॉलीजेनिक न्यूक्लियर ट्रेड, रिजल्ट फ्रॉम पॉलीजेनिक न्यूक्लियर ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है is the result of gamete contributing equal amount of cytoplasm to zygote, is the result of gamete contributing equal amount of cytoplasm to zygote, ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 is determined by genes on DNA molecules in mitochondria and chloroplast। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इनहेरिटेंस है ये जनरली डीएनए किसके, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमने पिछली बार बात की थी जेनेटिक मटेरियल किस पर प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट के बारे में खुद का डीएनए इनके पास होता है। हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देखा है कि उनके पास में खुद का जो है वो डीएनए होता है। तो स्टूडेंट ये देख लीजिए, ये जो ऑप्शन 3 है 73 का जो ऑप्शन 3 है ये करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 73 में 3 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट में आप देख सकते हैं कि फ्लावर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 74। हम पाई डायग्राम बना लेते हैं, फ्लावर, ठीक है, उसके बाद में आता है कैलिक्स, यहाँ पर ए जो हम ऑप्शनल रखते हैं एंड्रोशियम, देन बी हम ब्लैंक रखते हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम के बाद में आता है सी और यहाँ पर आता है फिलामेंट, देन बी के बाद में
ऑप्शन आता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड देन यहाँ पर डी आ जाता है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमको फिलअप करना है कि यहाँ पर कौन से जो पार्ट है वो मेनली डिवाइडेड रहेंगे। तो देखिए कैलिक्स के साथ में आपने जो फ्लावरिंग स्ट्रक्चर देखा होगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कैलिक्स के साथ में जो रहता है वो कोरोला अटैचमेंट रहता है। तो इसमें हम कर देते हैं पुटअप कोरोला, कैलिक्स के साथ में कोरोला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा कोरोला। देन एंड्रोशियम का मेनली जो रहता है पार्ट वो रहता है गाइनोशियम, एंड्रोशियम गाइनोशियम। ठीक है बच्चों, एंड्रोशियम के बाद में आ जाता है गाइनोशियम। देन एंड्रोशियम के साथ में फिलामेंट एक एंड्रोशियम का पार्ट है, फिलामेंट एक एंड्रोशियम का पार्ट है, लेकिन एंथर लोब जहां पर क्या कंटेन होता है, एंथर लोब जहां पर क्या कंटेन होता है, एंथर। ठीक है, जो स्पोर्स हम बोलते हैं ना, तो वो यहाँ पर कंटेन होते हैं, एंथर लोब हम इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंथर लोब रहेगा। नेक्स्ट है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर रहेगा कोरोला, गाइनोशियम, एंथरलोब, ओवरी। कोरोला, गाइनोशियम, एंथरलोब एंड ओवरी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा ये करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हम करेक्शन कर देते हैं, यहाँ पर हम 74 में कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंटिन्यूसली 3 3 3 3 जो है आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 पर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन का पोर्शन है बच्चों। 75 पर हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है किया गया है। 75 पर चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पर देखिए, इफ टिश्यू हैज एट गिवन 5 1 2 सेल। ठीक है, 5 1 2 सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 5 1 2 सेल अगर है, हाउ मेनी साइकिल ऑफ माइटोसिस, मतलब हाउ मेनी साइकिल ऑफ माइटोसिस, साइकिल ऑफ माइटोसिस, हाउ मेनी साइकिल ऑफ माइटोसिस has original parental single cell undergo, has original parental single cell undergo। अभी देखिए हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज अभी कोई माइटोटिक डिवीजन अगर हो रहा है, ठीक है, अगर कोई टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसमें क्या हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन अगर हो रहा है, तो एक सेल से क्या हो रहा है, 2 सेल फॉर्म हो रही है, 2 सेल से क्या फॉर्म हो रही है, 4 सेल फॉर्म हो रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो रही है, 4 सेल फॉर्म हो रही है, 4 सेल से 8 सेल फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये 8 सेल से 16 सेल फॉर्म हो रही है। तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। मैथमेटिक्स आपका कमजोर नहीं है, तो मैथमेटिक्स आपका कमजोर नहीं है इसका मतलब आपको समझ में आ जाता है कि कितने डिवीजन में कितना यहाँ पर होना चाहिए। तो हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में देखते हैं स्टूडेंट। तो हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर देखें, इसको एक सेल कितने में डिवाइड होगी, 2 सेल में। ठीक है, 2 सेल कितने में होगी, 4 सेल में। 3 सेल कितने में डिवाइड होगी, 8 सेल में। फिर 4 सेल कितने में डिवाइड होगी, 16 सेल में। 5 सेल कितने में डिवाइड होगी, 32 सेल में। 6 सेल कितने में डिवाइड होगी, 64 सेल में। फिर 7 सेल कितने में डिवाइड होगी, 128 सेल में। देन 8 सेल कितने में डिवाइड होगी, 256 सेल में। और 256 सेल कितने में डिवाइड होगी, 512 सेल। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसका भी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब 9 डिवीजन इसको लगेंगे 512 सेल होने में। अब देख लेते बच्चों कि इसमें जो है आपको इजीली अगर करना है, ठीक है, जैसे इजीली अगर करना है, नंबर ऑफ सेल
नंबर ऑफ सेल को हम डिनोट कर देते हैं n से, नंबर ऑफ सेल को हम डिनोट कर देते हैं n से, ठीक है। और नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन को हम डिनोट कर देते हैं ट्वाइस n से, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन को हम डिनोट कर देते हैं ट्वाइस n से। तो अगर आपको पता है नंबर ऑफ सेल कितनी डिवाइड हुई 512, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन पता नहीं, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन पता नहीं। तो इसमें आप देखोगे, इसमें जो है अगर आप इसको 9 टाइम्स जो है 9 टाइम्स अगर कैलकुलेट करोगे तो इसको क्या रहेगा, मतलब 2⁹ अगर करोगे तो क्या हो जाएगा 512 सेल्स जो होगा वो डिवाइड होगा। आया बच्चों समझ में? मतलब क्या हो रहा है, एक सेल में 2 सेल, 2 सेल में 4 सेल, 3 सेल में 8 सेल, 4 सेल में 16 सेल, 5 सेल में 32 सेल, 6 सेल में 64 सेल, 7 सेल में 128 सेल, 8 सेल में 256 सेल और 9 माइटोटिक डिवीजन में 512 सेल जो होंगे वो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन रहेगा, मतलब 75 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 75 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम देखेंगे, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 पर थोड़ा हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 में है कॉल्यूम 1 का पेयर करना है कॉल्यूम 2 के साथ में, 1 और ये 2। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर जीन थेरेपी जो है वो किस में यूज की जाती है, ठीक है। जीन थेरेपी जो है किस में यूज की जाती है। देन इन विट्रो, 2 टाइप होते हैं, इन विट्रो एंड इन वाइवो, मतलब लैब के अंदर, और इन वाइवो मतलब लैब के बाहर, ठीक है। 2 टाइप इसके याद रखो, इन विट्रो एंड इन वाइवो। इन वाइवो 2 टाइप होते हैं, इन विट्रो एंड इन वाइवो, इस तरह से 2 टाइप होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो क्लोनिंग के बारे में बहुत अच्छे से पता बच्चों आपको, एरिथ्रोपायोटिन, ठीक है, एरिथ्रोपायोटिन। अभी देखो जीन थेरेपी, क्वेश्चन नंबर 76 है ये, जीन थेरेपी इन विट्रो क्लोनिंग एरिथ्रोपायोटिन। तो इसमें देखो कि आंसर क्या आना चाहिए। अभी जीन थेरेपी में अगर आप देखें तो यहां पर जो आंसर रहेगा, टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमेटिक सेल, टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल मतलब जिनमें माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, जिनमें माइटोटिक डिवीजन होता है। अब इसमें देखो एग्जांपल के तौर पर PKU दिया गया है, PKU। अब ये PKU क्या है, PKU जो है, PKU को बोला जाता है फेनाइल कीटोनारिया, फेनाइल कीटोनारिया। काफी फनी नेम है बच्चों, आपको समझ में आ जाता है, फेनाइल कीटोनारिया। अभी ये बॉडी में क्या होता है कि या तो लैक ऑफ एलेनाइन, जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड मतलब क्या होता है, एमिनो एसिड इज द प्रोटीन, मतलब आगे की प्रोसेस में जाकर क्या होते हैं, वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो एलेनाइन नाम का जो प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, एलेनाइन नाम का, ठीक है, जो एमिनो एसिड होता है, एलेनाइन एमिनो एसिड, इसका या तो लैक हो जाएगा, इसका या तो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये फिनाइल कीटोनारिया क्या होता है, उसमें फाउंड होता है। तो बच्चों ये फिनाइल कीटोनारिया इसमें होने के चांसेस रहते हैं। तो हम जस्ट जनरल नॉलेज के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं ये। तो एलेनाइन नाम का जो एमिनो एसिड रहेगा, ठीक है, एमिनो एसिड वो इसमें फिनाइल कीटोनारिया में रहेगा, ठीक है।
इन विट्रो में देखिए बच्चों, इन विट्रो में जो रहेगा टिश्यू कल्चर। अभी टिश्यू कल्चर जो क्या किया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक में, शॉर्ट में हम इसको समझते हैं, टिश्यू कल्चर को शॉर्ट में समझते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? अभी जैसे अपने पास में ये डस्टर है, ठीक है, डस्टर का मतलब ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये कोई तो भी पार्ट है इसका, तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, लैब में प्रिपेयर करेंगे। इस पार्ट को क्या करेंगे, लैब में प्रिपेयर करेंगे। किसकी मदद से, किसकी मदद से हम करेंगे, जो नेचुरल हार्मोन्स है, नेचुरल हार्मोन्स हम उसको केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। कौन से हार्मोन्स है, साइटोकाइनिन, गिबरलिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये सारे जो है ऑक्सिन, ये सारे जो इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ जो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे हार्मोन्स को क्या किया जाएगा, लैब में प्रिपेयर करके प्लांट को उससे ट्रीट किया जाएगा। लैब में प्रिपेयर करके प्लांट को उससे ट्रीट किया जाएगा, जिसकी मदद से क्या होगा कि वो प्लांट ग्रो करेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, इन विट्रो, इन विट्रो में क्या होगा, टिश्यू कल्चर। इन विट्रो में क्या होगा, टिश्यू कल्चर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर टिश्यू कल्चर होगा। देन क्लोनिंग में आप देखिए, क्लोनिंग में 1956 में डॉक्टर विल्मट ने क्या किया था, डॉक्टर विल्मट ने क्या किया था, विलनट, शायद विलनट, सॉरी विलनट, क्या किया था, डॉली शिप का क्लोन किया था, डॉली शिप का क्लोन किया था 1956 में, किसने, डॉक्टर विलनट ने। तो क्लोनिंग करने के बाद में उनको ये सारी चीजें मिले। प्रोडक्ट मतलब इसका जो आंसर रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ रिप्लिका ऑफ एनी सेल और ऑर्गन। प्रोडक्शन ऑफ रिप्लिका ऑफ एनी सेल एंड ऑर्गन। ठीक है बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये ध्यान में रखिए। डॉली शिप का सबसे पहले क्लोन किया गया था, और अपने इंडिया में जो बच्चों का क्लोन किया गया था वो दुर्गा आती, जो स्टेट बोर्ड की बुक है, स्टेट बोर्ड वालों को पता होगा, तो उनमें 2 क्लोन बच्चे दिखाए गए हैं जिनमें उनका क्या किया गया, क्लोनिंग किया गया है। ठीक है, दुर्गा नाम की जो लड़कियां थी। अभी यहाँ पर देखिए इरिथ्रोपायोटिन, ठीक है, इरिथ्रोपायोटिन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में मदद करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी और ऑक्सीजन गेन करने के लिए भी क्या करता है, इरिथ्रोपायोटिन मदद करता है बच्चों। तो ये ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो इरिथ्रोपायोटिन जो है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी में मदद करता है। तो इसमें आप देखिए, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा, इसमें आंसर जो रहेगा, इसमें आंसर है एनीमिया, एनीमिया। तो बच्चों इसमें देखिए क्वेश्चन गलत नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें करेक्शन कुछ इस तरह से है, लैक ऑफ इरिथ्रोपायोटिन आप ले सकते थे, है ना, लैक ऑफ इरिथ्रोपायोटिन जैसे क्वेश्चन बनाने वाले ने, जिसने भी क्वेश्चन बनाया है, इसमें इरिथ्रोपायोटिन को जो है लैक ऑफ इरिथ्रोपायोटिन बोल सकते हैं, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जब होता है ना, सिकल सेल एनीमिया, तो वेलिन नाम का वहां पर प्रोटीन होता है, मतलब ये जो हम एमिनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं ना, फिनाइलकीटोनुरिन, वेलिन नाम का वहां पर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो उसमें इरिथ्रोपायोटिन का भी डिस्क्रिप्शन होगा स्टूडेंट, 9th क्लास में अगर आप देखोगे तो इरिथ्रोपायोटिन मतलब इसके भी लैक की वजह से हीम मॉलिक्यूल जो है बराबर डेवलप नहीं हो पाता। कौन सा मॉलिक्यूल, हीम मॉलिक्यूल जो है बराबर डेवलप नहीं हो पाता, इसलिए लैक ऑफ इरिथ्रोपायोटिन की वजह से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो लैक ऑफ इरिथ्रोपायोटिन की वजह से एनीमिया कैन बी कॉज्ड। सो द आंसर विल बी, the answer of this question, so question number 2 is the correct answer, question number 2 is the correct answer for 76th number question। ठीक है, 76 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। तो बच्चों क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप भी एक बार, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। 76 का जो आंसर रहेगा, आंसर नंबर
2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, हाँ काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसको ये इजीली देखे बराबर इसमें समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, गोल्डन राइस बोलता है, गोल्डन कलर ऑफ राइस इज ड्यू टू अकरेंस ऑफ गोल्डन राइस कलर। जो गोल्डन राइस में येलोइश कलर जो आता है ना बच्चों, वो किस वजह से आता है? तो स्टूडेंट है ध्यान में रखिए किस वजह से आता है। वहां पर जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो गोल्डन राइस को बोलते हैं, गोल्डन राइस को बोला जाता है, गोल्डन राइस को बोला जाता है ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा इसको बोला जाता है। देन इसमें पिगमेंट जो प्रेजेंट रहता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए, प्रोविटामिन, प्रोविटामिन इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, विटामिन ए इसमें प्रेजेंट रहता है एंड ज़ैंथोफिल इसमें प्रेजेंट रहता है, एंड ज़ैंथोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल इसमें प्रेजेंट होता है। हमने पिछले बार जो पिगमेंट में देखा था, पिगमेंट में हमने ज़ैंथोफिल के बारे में देखा था और कैरोटीन के बारे में देखा था। ज़ैंथोफिल ऑरेंज कलर का और कैरोटीन जो होता है वो रेड कलर का आपको दिखाई पड़ता है। तो इसमें इन दोनों के मिक्सअप की वजह से, मतलब इनके कंटेंट की वजह से गोल्डन राइस जो होता है वो येलोइश कलर दिखाई देता है। ठीक है, येलोइश ऑरेंज कलर दिखाई देता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो रहेगा बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन ए, विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज द ए प्रोविटामिन, ठीक है, ए प्रोविटामिन। ठीक है, तो विटामिन ए जो रहेगा, विटामिन ए जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 4th। ठीक है बच्चों, 78 के बारे में भी देखते हैं। 78 क्वेश्चन में आप देखोगे, 78 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बच्चों। आपके पास में अगर क्वेश्चन पेपर हो तो अच्छे से देखो, उसमें 78 का जो आंसर है, 78 का आंसर इसमें जो है हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपसे आंसर डिस्कस करता हूँ। अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंजियोस्पर्म टू आइडेंटिफाई विच इनोवेशन likely contributed to the tremendous success of angiosperm, tremendous success of angiosperm। तो इसमें देखो बच्चों, बोला गया है सीधी सी बात में कि आप एंजियोस्पर्म को एक एंजियोस्पर्म के तौर पर क्यों देखते हैं, तो इसमें कुछ रीजन दिए गए हैं। तो इसमें आप रीजन देखो, होमोस्पोरी इन एंजियोस्पर्म। अभी होमोस्पोरी मतलब क्या होता है? होमोस्पोरी मतलब होता है सिंगल काइंड ऑफ स्पोर। ठीक है, होमोस्पोर मतलब सिंगल काइंड ऑफ स्पोर, सिंगल काइंड ऑफ स्पोर। सिंगल काइंड ऑफ स्पोर अगर बोला गया तो मतलब नेदर मेगा स्पोर और नॉर माइक्रो स्पोर। मतलब एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है क्या? एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर सारे स्पोर प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखो, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को देखो, या फिर एंजियोस्पर्मिक जो फ्रूट होता है उसको अगर देखो, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें होमोस्पोर छोड़कर मल्टी स्पोर्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं, मल्टी स्पोर्स वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया फ्रूट्स दैट अट्रैक्ट एनिमल डिस्पर्जर, फ्रूट्स दैट अट्रैक्ट एनिमल डिस्पर्जर। तो फ्रूट्स उसके देखोगे आप, एंजियोस्पर्म में अभी फ्रूट्स के बारे में जिक्र किया गया है, तो एंजियोस्पर्म में ये एक बात सही हो सकती है। तो बच्चों और आगे देखते हैं 78 के क्वेश्चन के बारे में। कोन्स दैट प्रोटेक्ट द सीड। अभी कोन्स जो रहता है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, कोन्स जो रहते हैं वो जिम्नोस्पर्म में रहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोन्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। तो बच्चों वो आंसर भी इनकरेक्ट है,
ऑप्शन नंबर 1 भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 भी इनकरेक्ट है। ठीक है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन, डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन, डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो प्रेजेंट होती है जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइट में। डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है, डोमिनेंट गैमेटोफाइट जनरेशन जो होती है, जनरेशन प्रेजेंट क्या होती है, मैंने क्या कहा, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट एंड टेरिडोफाइट में प्रेजेंट होती है बच्चों, और जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, और जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कौन सी होती है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन। ठीक है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जनरेशन ये किस में प्रेजेंट होती है, ये होती है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है एंजियोस्पर्म में। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर 2। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्रूट दैट अट्रैक्ट एनिमल डिस्पर्जर, फ्रूट दैट अट्रैक्ट एनिमल डिस्पर्जर। तो ये तीनों जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, 78 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2। 78 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 2। तो बच्चों इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 79 पर, 79 पर हम आते हैं। चलो 79 देखते हैं क्या है 79 में। 79 में क्या है, 79 में दिया गया है एस्पिरेशन यीस्ट यूनिसेल्युलर फंगी प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। बराबर बात है, एस्पिरेशन है। ठीक है, यीस्ट जो है यूनिसेल्युलर फंगी है, प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर प्रेजेंट करती है, जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर। ठीक है, रीजन है उसका यीस्ट डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन, यीस्ट डिवाइड बाय बाइनरी फ्यूजन। देखिए इसमें यीस्ट में क्या होता है, जैसे कि यीस्ट है इसमें जो डिवीजन होता है, इसमें जो डिवीजन होता है तो ये यीस्ट जो है डिवीजन जो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, या फिर इसमें बाइनरी फ्यूजन या फिर बडिंग बोल सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन या तो बडिंग। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन या तो बडिंग में जो है यीस्ट जो है वो डेवलप होता है। इसी का मतलब उससे जो डॉटर रहेंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे किसके साथ में, ये यीस्ट के साथ में, यीस्ट के साथ में ये क्या रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो बोथ एस्पिरेशन एंड रीजन आर करेक्ट and reason is the correct explanation for aspiration, reason is the correct explanation for aspiration, मतलब option number 1 is the correct answer for this question. So here option number 1 is the correct। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। 71 का हमने 3 आंसर देखा, 72 का 3, 73 का 3, 74 का 3, 75 का 3, 76 का 2, 77 का 4, 78 का 2 और 79 का 1। तो बच्चों ये सारे जो आंसर है, ये सारे आंसर्स आपको नोट करने हैं, ये आंसर आपको नोट करने हैं, और आपको थोड़ा सा इसमें भी करेक्शन अगर आता हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं या फिर डाउट इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो बच्चों काफी इजी है, ये हमने बचपन से पढ़ते आ चुके हैं, तो ये बच्चों देख लेते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ही हम देखते हैं। इसमें देखिए बच्चों कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। ठीक है, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, इसमें देखिए ऑप्शन ए हाइड्रा, हाइड्रा का आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है। देन आता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। देन ऑप्शन नंबर 3 स्पॉन्ज, पोरिफेरा जो आते हैं इसमें आते हैं स्पॉन्जस में, और अमीबा। अमीबा को तो आप वेल नोन हो, अमीबा बचपन से पहचानते हो।
ठीक है। तो बच्चों हाइड्रा के बारे में अगर देखेंगे तो हाइड्रा जो है, हाइड्रा का अगर डिवीजन आप देखोगे तो हाइड्रा का जैसे ये स्ट्रक्चर, हम पेड़ के टाइप स्ट्रक्चर जो है, इसमें अगर डिवीजन देखोगे तो इसमें यहाँ पर बडिंग होती है। हाइड्रा में क्या होती है, यहाँ पर बडिंग होती है। ये बडिंग के थ्रू क्या होता है, ये दूसरा यहाँ पर जनरेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरी जनरेशन जो होती है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, बडिंग के थ्रू यहाँ पर दूसरी जनरेशन जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होती है कि एक्सोजीनस बर्ड, मतलब हाइड्रा में क्या होता है, एक्सोजीनस बर्ड फॉर्म होती है। ए का जो रहेगा एक्सोजीनस बर्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक्सोजीनस बर्ड जो होगी वो फॉर्म होगी। पेनिसिलियम में आप अगर देखोगे, पेनिसिलियम में जो होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है। पेनिसिलियम में जनरली स्पोर, कोन्स उसके फॉर्म होते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम का क्या किया था, आविष्कार किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, जो करेक्ट आंसर है कोनिडिया। कोनिडिया मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन, असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन। कोनिडिया मीन्स होता है असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन इसमें होगा, तो इसमें कोनिडिया जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। अभी स्पॉन्जेस में आप वो मत होना कि स्पॉन्जेस आल्सो फॉर्म स्पोर। स्पॉन्जेस स्पोर फॉर्म नहीं करते। स्पॉन्जेस क्या करते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की क्या करते हैं, जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं, हार्ड कवरिंग फॉर्म करते हैं। जैसे आप देखोगे कि स्पॉन्जेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं, जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं, जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं। इस तरह से जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं, और स्पॉन्जेस क्या करते हैं, यहाँ पर जेम्यूल्स फॉर्म करते हैं। इस वजह से उनको जेम्यूल्स जो है ये करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो और अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है। बाइनरी फिजन के बारे में आपको पता ही है, अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिजन फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रा क्या करेगा, एक्सोजीनस बर्ड फॉर्म करेगा। पेनिसिलियम क्या करेगा, कोनिडिया। कोनिडिया मतलब एसेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन। आपने अगर प्रोसेस पता होगी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था कि एक पेट्री डिश में क्या कर दिया था कि पेनिसिलियम को रख दिया था। तो पेनिसिलियम को पेट्री डिश में रखने के बाद में क्या हुआ था कि उसके जो स्पोर्स है, तो वो स्पोर्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। स्पोर्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाने की वजह से क्या हुआ था, वहां पर जो है पेनिसिलियम ने अपनी तादाद बढ़ा दी, पेनिसिलियम ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझना है। और स्पॉन्जेस में क्या हुआ था, जेम्यूल्स फॉर्मेशन। जेम्यूल्स जो फॉर्मेशन हुए थे वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो जेम्यूल्स होते हैं, हार्ड ऐसे स्पाइन्स कैसे होते हैं, स्पाइन्स जो स्पाइक जो होते हैं ना, उस टाइप के जो होते हैं वो जेम्यूल्स रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जेम्यूल्स फॉर्मेशन और अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन परफॉर्म करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज 2। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 2, मतलब 80 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2। 80 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 पर हम चलेंगे, वहां पर देखते हैं क्या है। तो बच्चों धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से आंसर को जो है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से आंसर जो है हमें जो है अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। कब के लिए ध्यान में रखोगे आप, ये चीजें ध्यान में रखिएगा मेंस के लिए। ठीक है, जो आपकी एडवांस जो होने वाली है, ठीक है, एडवांस जो टेस्ट होती है उसके लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 पर तो नेटिजन्स के कुछ बच्चों को पता होगा कि हमने जो है ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के बारे में काफी अच्छी तरह से देखा है। यहाँ पर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, तो 81 नंबर का क्वेश्चन वो आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर R R, यहाँ पर कैपिटल Y,
ये हमने कब देखा था, F1 जनरेशन में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में। तो इसमें RR स्मॉल y नेटिजन के जो बच्चे हैं उनको बराबर पता है ये सारी चीजें। सो राउंड येलो देन wrinkle green, ब्राउन येलो एंड wrinkle green। ठीक है बच्चों, तो ब्राउन येलो और wrinkle green। अब इसमें देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर आता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब आता है तो उसमें क्या होता है कि आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर बी दिया है, बी में क्या हो रहा है, एक गैमेट यहाँ पर आएगा, एक गैमेट यहाँ पर आएगा, मतलब कैपिटल वाई जो है यहाँ पर आएगा। इसमें क्या होगा, एक स्मॉल आर यहाँ से आएगा और स्मॉल वाई यहाँ से आएगा। ठीक है, मतलब आंसर किसके लिए ऑटोमेटिकली आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी के लिए, और सी के लिए आपको ऑटोमेटिक जो है वो आंसर मिल गया। अब क्या होता है इसमें, अब इसमें जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है, F1 जनरेशन होता है यहाँ पर, F1 जनरेशन यहाँ पर होता है, F1 हाइब्रिड यहाँ पर बनते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो हाइब्रिड जो फॉर्म होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, मतलब ए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हियर इज वी हैव टू राइट ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. So 81 series is start from here and 71 to 80 series is, this is the 71 to 80 and we will continue with red pen from this series. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर जो रहेगा 1 रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर सेग्रीगेशन होता है और यहाँ पर F1 हाइब्रिड जो होते हैं वो यहाँ पर आकर जमा होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कोविड-19 इज वेरी बेस्ट क्वेश्चन, ये तो आना ही चाहिए था। कोविड-19 के बारे में फिर आ ही गया, यहाँ पर भी कोरोना आ गया, तो इसका आंसर रहेगा 1 वायरल कम्युनिकेबल डिसीज, वायरल कम्युनिकेबल डिसीज 82 का फर्स्ट। ये तो कोई आंसर गलत लिख ही नहीं सकता, अगर जिसने भी गलत लिखा है तो उसने बहुत बड़ी गलती की है, तो ये गलत हो ही नहीं सकता बच्चों। इसका आंसर बराबर यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 83 का आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर सब मेटासेंट्रिक, इससे पहले हमने ये चीजें नहीं पढ़ी, मतलब ये चीजें हमने देखी नहीं, तो इसके लिए अगर किसी का ऑप्शन यहाँ पर गलत आ जाता है तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आपने जो है 9th स्टैंडर्ड की बुक में मेटासेंट्रिक का शेप जे होता है, सब मेटासेंट्रिक का शेप, टेलोसेंट्रिक का शेप आई होता है, ठीक है, और सब मेटासेंट्रिक का वी होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। इसलिए यहाँ पर अगर 83 क्वेश्चन जो है वो किसी का गलत हो जाए तो इसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका अगर गलत हुआ है, जो भी होशियार बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे होशियार हैं, जिन बच्चों का भी गलत हुआ है तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सब मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड देन टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है सबमेटासेंट्रिक में आप देखोगे, सबमेटासेंट्रिक जो है, सबमेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आप देखोगे, सब मेटासेंट्रिक में अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो स्लाइटली अवे रहता है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जो रहता है दो कंस्ट्रिक्शन को यहाँ पर बीच में करता है, तो सेंट्रोमियर से अवे रहता है, मतलब मिडल से अवे रहता है, अवे फ्रॉम द मिडल। तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, सेंट्रोमियर स्लाइटली, सेंट्रोमियर slightly
अवे फ्रॉम द मिडल, अवे फ्रॉम द मिडल। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर इसका करेक्ट रहेगा, अवे फ्रॉम द मिडल। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक अभी आप ठीक है, एक्रोसेंट्रिक अगर आप देखोगे तो एक्रोसेंट्रिक में क्या रहेगा कि सब मेटासेंट्रिक में अवे फ्रॉम द मिडल, और एक्रोसेंट्रिक में क्या रहेगा, एंड से करीब करीब रहेगा, एंड से करीब करीब। जैसे ये एंड आ रहा है, ठीक है, ये एंड आ रहे हैं, तो इसके एंड के करीब करीब, सेंट्रोमियर क्लोज टू एंड, सेंट्रोमियर क्लोज टू इट्स एंड, क्लोज टू इट्स एंड। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो टेलोसेंट्रिक जो रहेगा टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर। ठीक है बच्चों, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो जिसने भी ये ड्रॉप भी अगर किया होगा उसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। इसमें ड्रॉप भी अगर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है, क्योंकि ये काफी लोगों ने रॉन्ग किया होगा। तो बच्चों इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये ऐसे क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए ही आते हैं, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए और टाइम कंज्यूम करने के लिए ही आते हैं। तो बच्चों ऐसे टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप क्या कर देते जाओ, लीव करते जाओ। ठीक है, उनको क्या करना है कि जैसे टाइम कंज्यूम कर रहा है तो सपोज उतने टाइम में हम 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ा सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं ना, तो उन क्वेश्चन को क्या करिए आप थोड़ा सा लीव कर दीजिए, और आखिरी समय में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसको कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं। तो 83 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 3। 83 का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 3। 83 का करेक्ट आंसर 3 रहेगा बच्चों, तो ये ध्यान में दीजिए। टर्मिनल से टेलोसेंट्रिक का हमने डिस्कस नहीं किया, टेलोसेंट्रिक जो रहता है वो एंड पर रहता है, आई शेप हम जिसको बोलते हैं ना, तो आई शेप में सेंट्रोमियर एंड पर होता है, एकदम एंड पर होता है। तो बच्चों इसमें ध्यान रख दीजिए। ठीक है, इसमें 83। नेक्स्ट हम चलते हैं 84 पर, नेक्स्ट चलते हैं 84 पर। 84 पर चलते बच्चों, तो अपने अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते वक्त देखिए कि एसरेशन है, एसरेशन है, सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, करेक्ट है। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल both are different type of organelles, so they are not relevant to each other. Okay students, they are not relevant to each other. Both statements are correct, both statements are correct, but A is not correct, R is not correct explanation for A, R is not correct explanation for A, मतलब रीजन जो है वो एक्सप्रेशन के लिए बराबर नहीं है। तो इसमें आप देखिए both A and R, both acceleration और reason are correct। जैसे कि हमने कहा acceleration भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है, acceleration भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है रीजन नॉट एक्सप्लेनिंग द acceleration। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों ही डिफरेंट ऑर्गन है। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें आप देखिएगा कि प्लांट सेल में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल जो है वो एब्सेंट वहां पर रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट फॉर द, ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा करेक्ट फॉर द 84th नंबर, 84th के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं 84 के लिए 2 करेक्ट रहेगा। आइडेंटिफाई माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमने सेल ऑर्गेनेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। आपने जिसमें भी जो भी बच्चों ने आपने देखा होगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली ये जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वजह से
वो जो था स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन किया गया था, और ये ही 85th नंबर में जो है वो जो क्वेश्चन है वो आया है। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इतना डीप में आ सकता है क्या, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इतना डीप में ही आया है। तो यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ए पर आप देखिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैं यहाँ पर रॉ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ बच्चों यहाँ पर। ठीक है, रॉ स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इनर मेम्ब्रेन है। देन सी जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हमने जो देखा था अपने स्ट्रक्चर में, माइटोकॉन्ड्रियल पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, मतलब सी के लिए ये बराबर है। और डी में क्या दिया है बच्चों, डी में देखते हैं, डी जो है वो मैट्रिक्स है, डी जो है वो मैट्रिक्स है, डी जो है वो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ई जो है वो राइबोसोम को डिनोट कर रहा है, ई जो है राइबोसोम को डिनोट कर रहा है। ठीक है बच्चों, राइबोसोम को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सीक्वेंस अभी देखिए, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देन मैट्रिक्स एंड देन राइबोसोम। तो यहाँ पर देखिए 5 जो है ये सीक्वेंस एकदम करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में आप देख सकते हैं ये करेक्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स एंड देन राइबोसोम। तो 85 का जो आंसर है इसमें 2 जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। इसमें देखिए अभी हमारे पास में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना बाकी है, तो यहाँ पर हम 2-3 क्वेश्चन जो है और डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन एटीपी मॉलिक्यूल द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी मॉलिक्यूल द एनर्जी स्टोर्ड इन, एटीपी मॉलिक्यूल में जो है एनर्जी स्टोर्ड रहती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड, एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड, देन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन सल्फाइड बॉन्ड, देन कार्बन। अभी यहाँ पर जो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड, एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड। ये क्यों रहेगा, क्योंकि जब भी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसकी मदद से हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की मदद से। अभी न्यूट्रिएंट्स किसके फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोजन के फॉर्म में हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में H2O जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, O2 जो होता है वो रिलीज हो जाता है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड काम में नहीं आएगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से कट हो जाता है। सल्फाइड बॉन्ड का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड वल्फाइड किसी का रोल नहीं है, तो सल्फाइड बॉन्ड में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये कट हो जाता है। कार्बन बॉन्ड का एक हम यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं, कार्बन बॉन्ड का हम यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू कार्बन बॉन्ड हम अगर देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एनहाइड्रस, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच कर सकते हैं। कार्बन बॉन्ड में अगर आप देखोगे तो कार्बन बॉन्ड में सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच होगा, हाइड्रोकार्बन अटैच होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। तो एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज के साथ में मतलब C6H12O6 जो है C6H12O6 जो है यहाँ पर अटैच करने की हिम्मत रख सकता है एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड के साथ में, इसलिए एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड जो रहेगा विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
तो यहाँ पर 86 का जो आंसर रहेगा बच्चों, 86 का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1, एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो एसिड अनहाइड्राइड बॉन्ड जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। आते हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अभी देखिए, रेस्पिरेशन की जब भी प्रोसेस होती है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल मतलब क्या होता है, एटीपी जो है वो रिलीज होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ना सिंगल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है वो हमेशा ऑप्शन नंबर 1 के लिए बात कर रहे हैं, एटीपी प्लस आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किसके साथ में अटैच रहता है, एडीपी के साथ में। नेक्स्ट आते हैं एडेनोसिन। एडेनोसिन कभी सिंगल फॉर्म में नहीं आता, एडेनोसिन कभी सिंगल फॉर्म में नहीं आता। ठीक है, वो हमेशा किसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, हमेशा बॉन्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको बोला जाता है, इसलिए एटीपी जो जनरली आप देखते हैं एटीपी ये हमें मिलता है। ठीक है, पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट, पायरोफॉस्फेट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है बच्चों रेस्पिरेशन में, पायरोफॉस्फेट का कोई रोल नहीं है, इसमें एटीपी जो रहेगा तो वो करेक्ट आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 87 का रहेगा करेक्ट आंसर 3, 87 का करेक्ट आंसर रहेगा 3। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 88, क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो 88 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 88 में एसरेशन दिया गया है, फोटोसिंथेसिस occur only in green parts of plant, photosynthesis occur only in green parts of the plant, ये आपको भी पता है हमें भी पता है, ये करेक्ट है, एसरेशन करेक्ट है। रीजन देखते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, बराबर है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्या होती है, परफॉर्म होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्रीन पिगमेंट से ही परफॉर्म होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 88 का जो है, क्वेश्चन नंबर 88 का बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 88 का एसरेशन भी करेक्ट है, एसरेशन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और एक खास बात ऐसी है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर, एक्सप्लेनेशन फॉर ए, मतलब रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसके लिए, एसरेशन के लिए बच्चों। तो ये ध्यान में रखिए, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर जो रहेगा वो 1 मतलब फर्स्ट जो है, काफी बच्चों ने इसको करेक्ट किया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आपने करेक्ट किया होगा, आई होप सो। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो 88 का आंसर जो है वो है 1, 88 का आंसर है 1। ठीक है बच्चों, इतना ध्यान में रखिए, 88 का आंसर है 1। नेक्स्ट हम देखते हैं 89 का, नेक्स्ट हम देखते हैं 89 का। इसमें देखिए, हाँ इसमें देखिए, प्लांट शो थैलस, प्लांट शो थैलस, थैलस अगर आ रहा है, थैलस अगर आ रहा है इसका मतलब समझ लीजिए, थैलस अगर आ रहा है मतलब इसमें वेल डेवलप जो है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें 89 का देखिए, a plant show thallus level organization, it show rhizoid, unicellular or multicellular and it is haploid, unicellular rhizoids है और या तो multicellular rhizoids है, लेकिन ये haploid, चाहे वो unicellular हो चाहे वो multicellular, rhizoid इससे haploid। It needs water for fertilization and their gametophyte is dominant, gametophyte जो है dominant है, gametophyte dominant है, इसका मतलब किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, वो जिम्नोस्पर्मिक फैमिली के आसपास या फिर टेरिडोफाइट के आसपास वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, टेरिडोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म। अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले देखा था। ठीक है, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ विच इट बिलोंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा पार्ट ऐसा है,
कि यहाँ पर बोला गया है कि गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, मतलब क्या हो रहा है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट कब रहता है, टेरिडोफाइट या तो जिम्नोस्पर्म में। थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टेरिडोफाइट में प्रेजेंट नहीं होता। थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट जो है, ब्रायोफाइट को ही नीड रहती है किस चीज की, वाटर लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, वाटर लेवल फर्टिलाइजेशन की, ठीक है, वाटर लेवल फर्टिलाइजेशन की नीड रहती है किसको, ब्रायोफाइट को। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, अभी देखो प्लांट जो रहेंगे मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म, जैसे मोनोकॉट, पहला पॉइंट यहाँ पर देखो, मोनोकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। नो नीड वाटर, नो नीड वाटर, वाटर इनको नीड नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, फाइट नीड वाटर फॉर व्हाट, फॉर फर्टिलाइजेशन, फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों इसमें देखो, लेकिन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट इसमें क्या होता है, थैलस प्रेजेंट होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, थैलस प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें ट्रू रूट्स प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो है वो कट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो 1 जो है वो कट हो जाएगा, ऑप्शन 1 कट हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर जिम्नोस्पर्म भी कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिम्नोस्पर्म जो है कट हो गया। ऑप्शन 3 जो है ब्रायोफाइट के थोड़े चांसेस बनते हैं, ब्रायोफाइट के थोड़े चांसेस बनते हैं। टेरिडोफाइट के पास में ट्रू रूट है, तो टेरिडोफाइट का भी जो है ऑप्शन नंबर 4 भी जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट रहेगा, 89 का 3 जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा। क्यों ये कट किया मैंने, ये समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि नो नीड वाटर, इसमें क्या रेगुलर थैलस है, इसमें थैलस है, थैलस के बारे में चर्चा हुई है, वाटर भी लगता है, चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे वो डाइकॉट हो, लेकिन ब्रायोफाइट के पास में क्या होता है, थैलस होता है, तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है और वो जो आंसर है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर हम चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90 जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें जो है कैंसल्ड बोला गया है, कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो कैंसिल क्यों हुआ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 इसलिए कैंसिल हुआ है, क्वेश्चन नंबर 90 जो है वो इसलिए कैंसिल हुआ है, एसरेशन दिया गया है, एसरेशन दिया गया है, एसरेशन दिया गया है, pollination in angiosperm is occurred by means of insect only, occurred by means of insect only। pollination जो होता है वो केवल इंसेक्ट से नहीं होता, वाइल्ड से होता है, वाटर से होता है, ठीक है, इंसेक्ट जो होता है ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस से होता है, तो इन सारी चीजों से पॉलिनेशन होता है। तो पहली बात तो एसरेशन ही इनकरेक्ट है, पहली बात एसरेशन ही इनकरेक्ट है, एसरेशन ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है रीजन, रीजन दिया गया है, पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म आर डेवलप्ड फ्रॉम फिलामेंट, तो पोलन ग्रेन जो है वो फिलामेंट पर डेवलप नहीं होते, वो होता है एंथर लूप पर। रीजन जो है पोलन ग्रेन, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। पैलेस में देखो, पैलेस में क्या दिया गया है कि इंसेक्ट से ही पॉलिनेशन होता है, तो पहले का सेंटेंस ही गलत है, ठीक है। उसके बाद में दिया गया रीजन, दिया गया बच्चों, रीजन क्या दिया गया है कि एंजियोस्पर्म आर डेवलप फ्रॉम फिलामेंट, तो एंजियोस्पर्म, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं एंजियोस्पर्म के, पोलन ग्रेन्स एंथर लोब से जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, एंथर लोब से डेवलप होते हैं, ना कि वो एंजियो मतलब फिलामेंट से डेवलप होता है, एंथर लोब इसका डेवलपमेंट का पोर्शन है, इसलिए। और इसके जो ऑप्शन दिए गए, ये ऑप्शन में इनकरेक्ट के लिए कोई जगह नहीं है, सीधी सी बात है कि क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसमें कैंसिल हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 90 इसमें कैंसिल हो जाता है, और इस तरह से हमारे 90 जो है इसमें कैंसिल हो जाता है।
ठीक है। अभी जैसे हमारे 20 क्वेश्चन हुए हैं, तो आपका जो कट ऑफ लगेगा वो 19 मार्क के बेस पर लगेगा, ना कि 20 मार्क के बेस पर। आपको इसका एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें आप देखिए कि इस तरह से ये आपका रहेगा 20 क्वेश्चन। पार्ट 1 में, लेक्चर 1 में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सही हो सकते हैं। और आपको भी अगर कोई करेक्शन मिलता है तो करेक्शन प्लीज हमें बताइए। ठीक है, और इस तरह से आज हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम 91 से देखेंगे।